सरकारें नौटंकी करती है जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, मगर बेरोजगारों के खून पसीने के साथ नौटंकी हो, अगर उनकी भावनाओं के साथ ड्रामेबाजी हो तो ये शर्मनाक है। उदयपुर से लेकर जयपुर तक ड्रामेबाजी ही तो हो रही है जांच के नाम पर। जिस तरह से बुलडोजर घुमाने को लेकर ड्रामा चल रहा था, आज उस पर ब्रेक लग गया। कल तक के लिए ब्रेक लगा है, मगर सवाल उठ रहा है कि क्या जांच पर भी ब्रेक लग गया है, क्योंकि हलफनामा जो दिया गया, याचिका जो दाखिल की गई भूपेंद्र सहारण के तरफ से या फिर उसके भाई के तरफ से या उनकी पत्नियों की तरफ से मकान को बचाने को लेकर, उसमें भूपेंद्र सहारण के भाई गोपाल सहारण के भी हस्ताक्षर हैं। तो फिर कहां से हस्ताक्षर हुए हैं? क्या गोपाल सहारण राजस्थान में है, जयपुर में है, या बाहर से कहीं हस्ताक्षर करके भेजा है, या फिर पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं रही है? क्योंकि जिस तरह से जेडीए ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उसमें भूपेंद्र सहारण, गोपाल सहारण की पत्नियों के अलावा गोपाल सहारण के भी सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे, उससे बड़ा सवाल उठा है पुलिस की कार्यशैली पर कि क्या कोई ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा है। अब कहा जा रहा है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण थाईलैंड में हैं। पहले कहा जा रहा था नेपाल में है। कोई फर्क नहीं पड़ता नेपाल में है कि थाईलैंड में है, क्योंकि जब वो बाहर भाग गए हैं तो सिर्फ ये पता करना जरूरी है कि किसके मदद से वो भागे हैं, किसने उन्हें भगाया है। क्या सिस्टम में कोई व्यक्ति बैठा है जो लगातार उनकी मदद कर रहा है और बता रहा है कि पुलिस काम क्या कर रही है? अगर जेडीए को तोड़ना ही था तो क्या ऐसे टूटता है? टूटता तो वैसे है जैसे अनिल अग्रवाल का टूटा था। पूरे लाव लश्कर के साथ मीडिया को लेकर नोटिस देने जाते हैं और फिर 2 दिनों तक हो हल्ला मचता है, टूटेगा टूटेगा, तो फिर इसमें न्यायालय में जाने का पूरा वक्त मिलता है। बुलडोजर ऐसे नहीं गरजता है, बुलडोजर गरजने का भी एक तरीका होता है, मगर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। राजस्थान तक की मुहिम के बाद जेडीए पर यह दबाव था कि भूपेंद्र सहारण का घर तोड़े, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से छूट दी गई कि वकील जेल जाकर और उनकी पत्नियों का हस्ताक्षर लेकर आता है और भाई गोपाल सहारण के भी हस्ताक्षर हो जाते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जयपुर पुलिस जांच कर रही है, उदयपुर पुलिस जांच कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, जालोर पुलिस जांच कर रही है? क्योंकि अगर इतने सारे एजेंसी जांच कर रही हैं तो फिर कौन जांच कर रहा है पता ही नहीं चल पा रहा है। फर्जी डिग्रियों के बारे में जयपुर पुलिस ने छापा मारा, छापा मारने के बाद उस केस का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। मोटे मोटे हेडलाइन में अखबारों में छपा कि फर्जी डिग्रियों का जखीरा बरामद हुआ, मगर उससे आगे की कहानी बढ़ी ही नहीं। इसे लेकर सवाल उठने लगे कि जब उसी दिन जयपुर पुलिस पहुंच जाती है और जाली डिग्रियों का जखीरा लेकर आती है तो फिर जेडीए क्या सो रही थी? फिर उदयपुर पुलिस ने इस बारे में क्या जांच की है? क्या दूसरे लोगों को पकड़ा गया है जहां से वो डिग्रियां जारी हुई हैं? क्या उनका कोई कनेक्शन है? मगर इस बारे में पुलिस मौन है। जांच में हमने कल सवाल उठाया था कि सुरेश ढाका के घर पर पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि सुरेश ढाका के घर पर ही जो पेपर था वो पढ़ा गया था सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा का। उसके बावजूद पिता सरपंच हैं, कोई पूछताछ हो नहीं रही है। जालोर पुलिस को भेज दिया गया है, बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए तहसीलदार को बोल दिया गया है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जांच में ढिलाई बरती जा रही है। पूरा माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे अब एक कहानी सुनाते हैं जंगल के बारे में कि जंगल के सारे जानवर एक दिन इकट्ठा हुए और उन्होंने बंदर से शिकायत की कि रोज शेर आता है और एक जानवर को खा जाता है। तो बंदर ने कहा कि ठीक है, मुझे राजा बना दो, मैं इसका इलाज कर दूंगा। सबने उसको राजा बना दिया इस उम्मीद के साथ कि वो शेर का शिकार जो है उसे रोक देगा, हमें बचा लेगा। रोज सुबह बंदर उठता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, दिन भर पेड़ों पर घूमता रहता था और शाम को शेर एक शिकार कर जाता था। 3-4 दिनों तक यह क्रम चलता रहा, रोज शिकार होता रहा और रोज बंदर सुबह से शाम तक पेड़ों पर छलांग लगाता रहा। आखिर में सारे जानवर इकट्ठा होकर उस बंदर के पास गए और पूछा
कि बंदर तुमने तो कहा था कि अब कोई शिकार नहीं होगा। तो बंदर ने कहा मेरी कोशिश में कोई कमी है क्या? तुम देख रहे हो सुबह से शाम तक मैं छलांग ही लगा रहा हूं और क्या कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि सरकार इसी तर्ज पर काम कर रही है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, बुलडोजर तो घुमा रहे हैं, नोटिस तो जारी कर रहे हैं, मगर पेपर लीक कैसे हुआ? कौन पेपर लीक किया है? आरपीएससी में वो कौन है जो पेपर को निकाल कर लाया था, सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई को दिया था? उसके बारे में पूरा सिस्टम ही मौन है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि उसके बारे में पता लग चुका है और हम उसके नाम का खुलासा करेंगे। तो क्या पुलिस को किसी के ऊपर आरपीएससी में संदेह है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी जो है परीक्षा जो कराती है वहीं से पेपर लीक हुआ है, वहीं से पेपर दिया गया है और एक दिन पहले ही दिया गया है। तो फिर आरपीएससी के लोगों को हिरासत में लेकर क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? ये ऐसी कौन सी चीज अटकी हुई है सरकार के अंदर जो ये जांच बढ़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जनता के बीच संदेह का घेरा बढ़ता जा रहा है? रीट मामले में भी यही हुआ था। रामकृपाल मीणा के सिर के ऊपर सारा ठीकरा फोड़कर सरकार सो गई और जांच आगे बढ़ी नहीं कि पेपर कैसे निकला था। क्या डीपी जारोली उस रात शिक्षा संकुल में आया था? प्रदीप पारासर के पास से चाबी रामकृपाल मीणा के पास कैसे गई? इसके बारे में कोई जांच नहीं हुई। ट्रक कैसे पलटा था? ट्रक पलटा तो केवल ड्राइवर ही क्यों मरा और बाकी के लोग सुरक्षित कैसे अपने घर चले गए? इसके बारे में भी कोई जांच नहीं हुई। कुल मिलाकर ये इतना घनघोर लापरवाही नजर आ रही है कि जिसकी वजह से छात्रों में एक बेचैनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर में उनके विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी शाहपुरा में उपेंद्र यादव की टीम प्रदर्शन कर रही है। बाकी अलग अलग बेरोजगार छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वह भी कोशिश ही कर सकते हैं सरकार पर दबाव डालने का, मगर सरकार एक अजीब सा तर्क लेकर बैठी है कि हम पकड़ते तो हैं, किसको पकड़ते हैं नहीं बता रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि जो पकड़े गए हैं वो तो लालची लोग थे जो पैसे देकर फंसे हैं। अब कह रहे हैं हम घर तोड़ देंगे। अब बताइए वो घर कितने का होगा? 1 करोड़ का होगा? एक विद्यार्थी से अगर वो 10 से लेकर 40 लाख रुपए ले रहे हैं तो 3-4 विद्यार्थियों में तो घर का खर्चा निकल गया। घर तोड़ के क्या करोगे? जो बेरोजगारों के दिल टूटे हैं, सपने टूटे हैं, वो कैसे बनेंगे? उसके बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं है। उसके ऊपर जो सरकारी बुलडोजर चल रहा है वो कैसे रुकेगा? वो तो कोर्ट से भी नहीं रुक रहा है। हाई कोर्ट में जाके बेरोजगारों ने देख लिया, वहां पर एसओजी खड़ी हो गई और कही कि हमने सारी जांच कर ली है, कहीं कोई गलती नहीं मिली है। जो था वो रामकृपाल मीणा ही था। रामकृपाल मीणा के घर आपने देखा होगा किस तरह से अवैध कब्जा करके वो छोटी सी जगह में 3 मंजिला मकान बना के उसके ऊपर ही 2 कमरे बना के रहा था। उसे देखकर कहीं नहीं कहा जा सकता है कि वो पेपर माफिया था, मगर वहीं पर जांच रोक दी गई। ठीक ऐसा ही कुछ खोजा जा रहा है इस सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा में भी कि कोई बलि का बकरा मिले जिसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए और जो बड़ी मछलियां हैं वो बचा लिए जाएं। अभी तक यह भी कोई नहीं बता रहा है कि जब सुरेश ढाका और भूपेंद्र सहारण इतने सारे पेपर लीक मामले में वांछित थे, जमानत पे हैं, गिरफ्तार थे, तो फिर कैसे बाहर घूम रहे थे? एसओजी को तो ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। डीजीपी राजस्थान भी मौन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता भी तोते की तरह एक ही बात रटते हैं कि दूसरे राज्यों में भी तो होता है। कब तक यह कहते रहेंगे? क्योंकि अगर बीजेपी के राज में पेपर लीक आउट हुआ था तो जनता ने सरकार बदल दी है, तो क्या आपकी भी सरकार बदल दे? हमारी कोशिश है कि घर टूटने को लेकर धूल के गुब्बार में यह जांच छुपनी नहीं चाहिए। आरपीएससी में कौन गुनाहगार है उन तक जांच एजेंसी को पहुंचना चाहिए। अगर राजस्थान पुलिस अक्षम है जांच में, इतनी सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर जांच नहीं कर पा रही है, तो फिर यह जांच सीबीआई को क्यों न दे दिया जाए? इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जब भंवरी देवी मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है, जब बाड़मेर में प्रजापत कांड की जांच सीबीआई को दी जा सकती है,
तो फिर इसकी जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी जा सकती है? वहां तो एक एक हत्याएं हुई थी, यहां तो न जाने कितने बेरोजगारों के सपनों की हत्याएं हो रही हैं, मगर सिस्टम मौन है। जब मौन है तो संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लगातार आपको इस खबर से अवगत कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। जैसे जैसे जानकारी आएगी हमारे पास हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।